So very good evening to all of you guys. Yes, good evening बेटा. गोलू, नैतिक, अनमोल, आदित्य, साहिद, स्वप्निल, अनीता कल आप प्रेजेंट नहीं थे. चलिए, कल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाया था, रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था. रैंडम वेरिएबल में दो तरह के रैंडम वेरिएबल की बात की थी. फर्स्ट वो जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, दूसरा वो जो हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है. और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसकी डिफिनीशन बताई जाए. डिस्क्रीट जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो भी रैंडम वेरिएबल काउंटेबल होता है, एक काउंटिंग के बेसिस पे 1 2 3 4 समथिंग ऐसा होता है, वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. और एक काउंटेबल जो हमारा काउंटेबल ना हो, उसको हमें एक वॉल्यूम, एरिया या एक क्वांटिटी के बेसिस पे लेना पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. हमारे सिलेबस में जो तीन तरह के पार्ट हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसमें से एक बाइनोमियल है, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर इन तीनों पार्ट में बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमें पढ़ना था सबसे पहले ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कल मैंने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया था. आज उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, देन क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइजन, और देन फिर नॉर्मल. ठीक है. जो अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, वो बाइनोमियल पे, सेकंड नंबर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, थर्ड नंबर में पॉइजन पे. शायद दो क्वेश्चन अभी तक लास्ट 20 ईयर में पूछे गए हैं. तो हम तीनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. ठीक है. और ऐसे और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. ठीक है. एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और भी पार्ट है वो होते हैं, है ना. तो उन सब की बात हमारे सिलेबस में नहीं की गई है. सिर्फ तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इन तीनों की बात करते हैं. जो गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, चलो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग के ही, है ना. जो केमिकल इंजीनियरिंग गेट में पूछे गए हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग गेट में पूछे गए, दो ब्रांच के क्वेश्चन है मेरे पास अभी, उनको सॉल्व करेंगे. और फिर स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए डिजाइन की है मैंने. ठीक है. कल और परसों, है ना, या फिर ऐसा करेंगे, कल के दिन हम लोग एक स्पेशल क्लास कर लेंगे. स्पेशल क्लास में जितने भी तरह के बाइनोमियल के क्वेश्चन है, पॉइजन के क्वेश्चन है, इनको पूरा सॉल्व कर लेंगे. फिर इसके बाद परसों यूट्यूब करेंगे, और फिर यूट्यूब के परसों के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्पेशल के दो क्लासेज या एक क्लास कर लेंगे, जिससे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कवर कर पाए. आप कंटिन्यू करिए अपनी जर्नी. टेलीग्राम चैनल और अनअकैडमी ऐप में आप मुझे यहां से फॉलो कर सकते हैं. चलिए आज सेशन नंबर 12 यहां से कंटिन्यू करते हैं. सेशन नंबर 12 यहां से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को कल के दिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया था. एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. मैंने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या है, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया सेशन स्टार्ट करने से पहले. ठीक है. अब चलो यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की. तो कल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, बट फिर भी एक बार आपको फार्मूला बता देता हूं. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने क्या बताया था. बाइनोमियल हम तब लगाते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं. जैसे अभी तक हम क्या करते थे, एक डाइस को थ्रो किया, दो डाइस को थ्रो किया, दो कॉइन को टॉस किया. तो जब हमारा एक्सपेरिमेंट अभी एक डाइस, टू डाइस, थ्री डाइस है, जिसका सैंपल स्पेस इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, वहां तक तो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी फॉलो कर लेते हो. लेकिन जहां पर हमारा डेटा कलेक्ट करना टफ हो जाता है, बहुत सारा डेटा होता है, उसका सैंपल स्पेस कलेक्ट करना टफ हो जाएगा, देन फिर हमें याद आती है स्टैटिस्टिक्स की. जिसमें स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टूल है जिसमें हम एक हायर अमाउंट ऑफ डेटा को, या मैं बोलूं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, जिसमें बहुत सारे सैंपल स्पेस हो, उनको कलेक्ट करते हैं एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में. तो जब हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इतने ज्यादा होते हैं कि उनको कलेक्ट करना, उनको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, देन वहां पर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं. और वहां पर जो हमारा एन होता है, ये एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को बताता है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को बताता है, जिसमें आपको एक कोई आर रैंडम वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल होगा, है ना, जो उस पर्टिकुलर इवेंट की हमारी चाहत होती है, जिसको हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वो इवेंट हमारा एक रैंडम वेरिएबल होता है, जिसको हम लोग यहां पर कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं. एक हमारा पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और एक हमारा टर्म क्यू होता है
जिसको हम लोग 1 माइनस पी बोलते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, इसकी बात करते हैं। और इन टर्म से हमारा एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आता है, P ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू R, क्या होता है ये, NCR। जितना भी हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा तो n इवेंट में से कितना हमारा हैपनिंग होना चाहिए, कितना हमारा एक्सपेरिमेंट में इवेंट होना चाहिए, तो n टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट में, R जो हम चाहते हैं तो NCR, और जो चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है P, उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है P, उसकी पावर में NCR P टू द पावर R और Q टू द पावर N माइनस R। यह हमारा फाइनली फार्मूला हो जाता है। मैंने आपको बता दिया N क्या है, मैंने आपको बता दिया बेटा R क्या है, P क्या है, Q क्या है, सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको यह फार्मूला नहीं पता NCR क्या है, तो आप याद रखिएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। और एक फार्मूला याद रखिएगा, कहीं पर भी बेटा जैसे कहीं पर लिखा हो फैक्टोरियल N प्लस 1, तो उसका मतलब क्या होता है, N प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल N। एक टर्म, एक पॉइंट कम हो जाता है और उसके बाद फैक्टोरियल आ जाता है। सर जैसे अगर कहीं पर फैक्टोरियल N लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बेटा N फैक्टोरियल N माइनस 1, मतलब जो फैक्टोरियल में आएगा वो एक टर्म डिक्रीज हो जाएगा और इसके बाद फिर वो फैक्टोरियल में आ जाएगा, जो फैक्टोरियल पहले था वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे अगर कभी आपको फैक्टोरियल 6 की बात करनी हो तो फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, या अगर हमें फैक्टोरियल 6 की वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यह हमारा हो जाएगा। और याद रखिएगा कहीं पर भी आपसे फैक्टोरियल 0 की बात करें वो वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की बात करें वो भी वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की बात करें तो ये वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये वैल्यू 6 होती है। इस तरह से आप निकाल लेंगे, ये दोनों वैल्यू याद रखें, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये इतना आपको फाइनली मैंने आपको डिटेल बता दिया, अब आप इजीली वहां से सॉल्व कर पाएंगे। NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N में, यस टीनू भावना, यस सही है बेटा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्व करके मुझे आंसर करिएगा। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए, आंसर करिए। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, फेयर डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स। डाइस, फेयर डाइस, इवेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो किसके साथ, डाइस के साथ। एक्सपेरिमेंट किसके साथ, डाइस के साथ। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं, फेयर डाइस इज रोल्ड 4 टाइम, कितने हैं, n की वैल्यू 4। क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इन फेयर डाइस 1/6। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, Q इक्वल टू 1 माइनस 1/6, कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 शोज अप ट्वाइस। R की वैल्यू कितनी है, 2, कितनी बार, 6 शोज अप ट्वाइस, 2 बार शो करे। अब क्या हो जाएगा, NCR, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCR, n कितना था 4 CR P टू द पावर 1/6 टू द पावर R Q टू द पावर 5/6 टू द पावर n माइनस R, तो 4 माइनस 2 2, या आप पूरा लिख लो 4 माइनस 2। सॉल्व करो, फैक्टोरियल 4, ये क्या हो जाएगा NCR, तो फैक्टोरियल n,
तो ये हो जाएगा बेटा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ठीक है, इंटू 1/6 टू द पावर 2 और ये 5/6 टू द पावर 4 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल ये 2 ये फैक्टोरियल 4, इसको लिख दीजिए 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन ये फैक्टोरियल 2 को हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 4 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 2, ठीक है। यहां से हमारा क्या आ जाएगा 1/6 होल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5/6 होल स्क्वायर। अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, इंटू ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा अपॉन ये 6 स्क्वायर और यहां से भी ये 6 स्क्वायर, 6 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25/6 क्यूब कितना हो जाएगा 216, 25/216, 6 क्यूब कितना हो जाएगा 216, 25/216 बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। अब आंसर कितने बच्चों ने दिया, आदित्य, अनीता, नैतिक, साहिद, ठीक है, नैतिक आप दे चुके हो, प्रवीण, स्वप्निल, धवल, लर्नर, ठीक है, कितने, सिर्फ 8 बच्चों ने। अब बताओ कहीं से भी क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने आपको नहीं बताया हो, कैसे निकालते हैं, क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन बोलो। केमिकल इंजीनियरिंग गेट का क्वेश्चन है, अब मुझे ये याद नहीं किस ईयर का, बट केमिकल इंजीनियरिंग गेट का क्वेश्चन है ये। टफ था क्या, टफ था बोलो, अभी कर पाएंगे, अभी कर पाएंगे ना। फिर से बताऊं, फेयर डाइस इज रोल्ड 4 टाइम्स, तो ये फेयर डाइस, फेयर डाइस मतलब अब हमें पता चल गया डाइस है तो उसका जो सैंपल स्पेस सिंगल डाइस का होगा वो कितना होगा 1 to 6। अच्छा 4 डाइस का सैंपल स्पेस निकालना, भाई एक डाइस का 6 होता है, 2 डाइस का 36 होता है, 3 डाइस का 216 हो गया, 4 डाइस का और 6 का मल्टीप्लाई, और क्या इतने सैंपल स्पेस बना पाओगे, बना पाओगे आप, ठीक है, तो वो बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए अब सैंपल स्पेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको बाइनोमियल से करेंगे। अब क्या बोल रहा है, फेयर डाइस इज रोल्ड 4 टाइम, ये 4 क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। किसका एक्सपेरिमेंट है, डाइस का, तो एक्सपेरिमेंट हो गया डाइस का, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया आपका 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 शोज अप ट्वाइस, तो आर की वैल्यू कितनी बार वहां पर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में कितनी होती है 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 5/6। वैल्यू पुट किया, एनसीआर p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया। वैल्यू पुट करनी थी ओनली, यस नहीं 1296, ये क्या था 6 टू द पावर 4, हाँ ठीक है। कौन से ईयर में आया है ये क्वेश्चन, बेटा अब ये तो याद नहीं है, ये तो मुझे बुक ओपन करके देखना पड़ेगा किस ईयर में, बट है गेट का, है गेट का क्वेश्चन, मैं एक साथ पूरी पीडीएफ दे दूंगा आपको, है ना, पहले एक बार हो जाए फिर आपको केमिकल इंजीनियरिंग की पूरी पीडीएफ दे दूंगा, कहूंगा चलो सॉल्व करो, है ना। अभी एक दिन रुक जाओ, अभी एक दिन क्विज रखूंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर लूंगा, कुछ अलग कर लूंगा, या फिर एक दिन ऐसा करूंगा केमिकल इंजीनियरिंग की लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन एक साथ उठाएंगे, पहले से लेकर लास्ट तक, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सॉल्व करते चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन आए होंगे, 20 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप बाकी खुद करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप फीलिंग आ जाएगी, हमें समझ आ जाएगा कि हमने किस लेवल का प्रोबेबिलिटी पढ़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा गेट केमिकल इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है, ये भी गेट केमिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, जरा पढ़ो, जरा पढ़ो बच्चा क्या बोल रहा है, पढ़ो और आंसर करो, पढ़ लेना तो बताना। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, अब एक डाइस नहीं 2 डाइस, ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 मतलब जो 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं उनका सम जो हो वो 10 हो, विल सोज अप एग्जैक्टली 1। कितनी बार ऐसा होगा, कितनी बार ऐसा होगा कि उन दोनों का सम 10 हो, अब मुझे बताना। अच्छा पहले तो हम ये निकाल लें कि फेयर डाइस में 10 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब देखना एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं बेटा इजीली लिख रहा हूं समझना, तब तक आप सॉल्व करके आंसर करो। एक्सपेरिमेंट क्या है,
पेयर ऑफ फेयर डाइस, पेयर ऑफ फेयर डाइस, ठीक है। अच्छा, पेयर ऑफ फेयर डाइस का सैंपल स्पेस कितना होता है? 36 ना, है ना? तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे? 3 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी दे दी? n की वैल्यू कितनी दे दी? 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10, तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी पेयर ऑफ फेयर डाइस में अगर हम थ्रो करें तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी जरा निकाल दो। तो P इक्वल टू, तो पहले मैं यहां पर निकाल दूं, इस 36 में 10 कब कब आ सकता है मुझे बताना बेटा, कब कब आ सकता है? 1 के साथ कुछ आएगा तो आएगा क्या? मैक्सिमम 6 आएगा तो 7 होगा, 2 के साथ 6 आएगा 8 होगा, 3 के साथ 6 आएगा 8 होगा, 4,6 अगर आ जाए तो 10 हो सकता है, 5,5 आ जाए तो 10 हो सकता है, 6,4 आ जाए तो 10 हो सकता है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का मतलब 10 आने की प्रोबेबिलिटी, 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 इन अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 वो कितना हो जाएगा? 3/36, मतलब 1/12। अच्छा, अगर मैं बात करूं Q कितना होगा, तो 1 - 1/12 कितना हो जाएगा? 11/12। P आ गया, Q आ गया, N आ गया, अब क्या बचा? R। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 विल सोज अप एग्जैक्टली 1, एक बार आ जाए। अगर हम 3 टाइम्स इवेंट करें, मतलब एक्सपेरिमेंट करें, तो एक बार कुछ ऐसा हो जाए कि इसका सम 10 आ जाए, तो मतलब R की वैल्यू क्या हो गया? 1। फार्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, 1 टाइम हमारा उनका सम 10 आ जाए जब 3 टाइम्स हम लोग एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं, तो क्या हो जाएगा? NCR इवेंट कितना था? 3, 3C कितनी बार आ जाए? 1 टाइम, 3C1, P 1/12 टू द पावर 1, Q 11/12 टू द पावर 3 - 1 कितना? 2। सॉल्व करो, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1/12 टू द पावर 1 और 11/12 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा? फैक्टोरियल 3, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो यहां से आ गया 3 इंटू ये बेटा 1/12 11/12, तो ये ऊपर हो जाएगा 11 स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 12 टू द पावर 3। ठीक है, मैच कर लो जरा, 3 इंटू 11 स्क्वायर अपॉन 12 टू द पावर 3 को 12 स्क्वायर बोल दो इंटू 12 बोल दो, तो 3 4 जा 12 और 12 12 जा 144, तो 144 इंटू 4 ऊपर 11 11 जा 121। सॉल्व कर लो जरा, 121 अपॉन 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 117, 1 4 1 जा 4 1 5, 121.576, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 11 11 जा 121 इंटू 3 ये होता है 363 और 12 की पावर 3 ये होता है बेटा 1728। हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है, हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट था। स्नेह चौहान, बेटा मैथ्स 4 ही मान लो आप, है ना? ये हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रहा है जो गेट का सिलेबस है, और आप जो मैथ पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी वाला सेशन कुछ कॉलेज में मैथ 3 में M3 में पढ़ते हैं, कुछ में M4 में पढ़ते हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लो। ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका टॉपिक है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं जिसमें पहला आपका बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है। ठीक है सर, एन एंड आर की वैल्यू कैसे आई अगेन प्लीज, मैं अभी बता देता हूं। स्नेह चौहान, अभी क्लियर हुआ बेटा आपको? अभी क्लियर हुआ? मैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं गेट में, ईएससी में, है ना, और बीएआरसी में भी अब मैथ पूछी जाती है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके कॉलेज में जो भी सेमेस्टर में हो, अब मुझे नहीं पता ना हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, तो M3 हो सकता है, M4 हो सकता है। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से पूरा बताऊं क्या? सुनना बेटा,
ए पेयर ऑफ फेयर डाइस। तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? पेयर ऑफ फेयर डाइस। मैंने क्या बोला? एक्सपेरिमेंट हो गया बेटा पेयर ऑफ पेयर डाइस। ठीक है, आर रोल्ड 3 टाइम। तो कितने बार किया जा रहा है? 3 टाइम। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, जिसको हम लोग n बोलते हैं, वो कितना हो गया? 3 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 सम ऑफ नंबर ऑन दी 2 फेसेस। अरे 2 डाइस थ्रो करेंगे तो उनके 2 फेस ऊपर होंगे, उन दोनों में जो नंबर आए होंगे उनका सम कह रहा है 10 हो, और विल सोज अप एग्जैक्टली 1। तो मतलब 10 आने की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी बार? एग्जैक्टली 1। तो आर की वैल्यू, जो इवेंट है जिसको हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, आर इक्वल टू, है ना, ये कितना हो गया? 1 टाइम्स। अब क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर 10 आ गया तो सक्सेस है, 10 नहीं आया तो अनसक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी किसकी? 10 आने की कितनी है? तो मैंने आपको बताया कि जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें 10 कब कब आ सकता है? 4,6 आ जाए, 5,5 आ जाए, या 6,4 आ जाए। तो ये 3। और जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उनके टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं? 6 स्क्वायर मतलब 36। तो हमारा प्रोबेबिलिटी, अगर ये चीज नहीं पता ना कि ये मैंने क्यों लिखा, 36 कहां से आया, तो बेटा इसका मतलब कि आपने मेरे बेसिक प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नहीं किए, क्योंकि ये मैंने इस तरह से आपको पढ़ाया था। जिंदगी में ना कभी ऐसा पढ़ा होगा, ना इतना इजी वे में कभी लाइफ में कभी सीखा होगा। ठीक है, इतना इजी करके मैंने ये पढ़ाया है। तो मैं यहां पर अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा कि ये 3 क्यों हो गया। ये अगर आपको नहीं पता तो आप बेसिक प्रोबेबिलिटी के लेक्चर करिए। टोटल आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 कर रहे हैं। आप आगे के पूरे लेक्चर कर लो, अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ? 3, और अपॉन क्या हुआ? 36। ठीक है, और 3/36 कितना हो गया? 1/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस Q इक्वल टू 1 - P। तो कितना हो गया? 1 - 1/12। तो ये कितना हो जाएगा? 12 - 1 11/12। अब यहां पर सीधे आप फार्मूला लगा दीजिए, P x इक्वल टू R। R की वैल्यू कितनी है? 1। तो NCR 3C1 P टू दी पावर 1/12 टू दी पावर P टू दी पावर R। तो ये हो जाएगा 1। Q टू दी पावर n - R, तो 11/12 टू दी पावर n - 1, 3 - 1, तो ये हो गया 2। सॉल्व कर लिया। 3CR का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। अभी अभी सॉल्व करके दिखाया आपको। 1/12 ये 11/12 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर बाई 12, और ये 12 स्क्वायर, तो ये 12 क्यूब। तो 11 स्क्वायर 121, 121 इंटू 3, तो ये हमारा आ जाएगा 363 अपॉन 12 का होल क्यूब कर दीजिए। तो ये 12 का होल क्यूब कितना? 1728। हाँ, तो ये आ गया। अगर आप 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 121, और अपॉन में कितना आ रहा था? 576 आपका ये। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, और ये दोनों आंसर हमारे गिवन है, तो हम दोनों को टिक कर देंगे। यहां पर हमारा बी और सी दोनों सही था। ठीक है, लेकिन जब ये गेट एग्जाम में पूछा गया उस टाइम पे ये बाई मिस्टेक दोनों आंसर सही हो गए। तो किसी ने भी बी सही किया था, उसका भी सही माना गया था। किसने सही सी सही किया था, सी भी सही माना गया था। गेट एग्जाम में दोनों आंसर सही माने गए थे। उस टाइम पे बेटा एमएसक्यू नहीं आता था कि ये 2 आंसर का ऑप्शन था। ऑप्शन एक ही आंसर चूज करने का था, लेकिन जिसने बी चूज कर दिया या सी नहीं कर पाया, या सी चूज कर दिया तो बी नहीं कर पाया होगा, है ना। तो आप कोई भी आंसर चूज किए थे, उन दोनों आंसर को मार्क्स मिले थे पूरे के पूरे। ठीक है, तो चलो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर 2 क्वेश्चन मैंने आपको इतना डिटेल में एक एक चीज लिख के बताई कि क्या है एन, क्या है आर, क्या है पी, क्या है क्यू, क्या है फार्मूला, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे उम्मीद है बेटा कि केमिकल इंजीनियरिंग का एक और क्वेश्चन ये तो आप सॉल्व करने के लिए एबल हो सकते हो। चलिए पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, सॉल्व करिएगा और आंसर बताइए। सर सैंपल स्पेस 216 होगा ना, 3 टाइम डाइस रोल किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 3 टाइम है ना। आप बताओ, एक चीज बताओ, सैंपल स्पेस जब आप निकाल रहे हो तो आप 2 डाइस में 10 आने की प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस निकाल रहे हो, या 3 टाइम्स टॉस करने का सैंपल स्पेस निकाल रहे हो? नहीं समझे? रिपीट करता हूं, सुनना बेटा, मैं इसको रफ करके फिर रिपीट करता हूं, सुनना मेरी बात। ए फेयर डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स। तो जो ये 3 टाइम्स हमने रोल किया, तो 2 डाइस को हमने एक बार रोल किया, 2 डाइस को हमने दूसरी बार रोल किया, 2 डाइस को हमने तीसरी बार रोल किया।
तो आपके अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस जब 2 डाइस का होता है तो 36, तो ये हमारा 36 टू दी पावर 3 नहीं होना चाहिए था। अगर हम उस पूरे एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल सैंपल स्पेस निकाले, पहले सिंगल डाइस का 6 और 2 डाइस का 36 और 2 डाइस को 3 टाइम रोल कर रहे हो तो 36 टू दी पावर 3 नहीं होगा बेटा, है ना। लेकिन हमें यह सैंपल स्पेस नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 क्या, सम ऑफ द नंबर ऑन 2 फेस, जो भी हम पेयर ऑफ फेयर डाइस थ्रो कर रहे हैं उसमें 10 आने की प्रोबेबिलिटी हमें उसका निकालना है ना। तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितने डाइस में, 2 डाइस में, 2 डाइस का सैंपल स्पेस कितना होता है 36, 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स, तो क्या हो गया 3/36। अभी क्लियर हुआ क्या बेटा, ये शाहिद अभी ये बात क्लियर हुई है ना। हमें ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का नहीं निकालना, हम जो इवेंट चाहते तभी तो वो रैंडम वेरिएबल है, तभी तो वो रैंडम वेरिएबल है कि जो हम रैंडम वेरिएबल चाहते हैं उसमें उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, उसमें उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी हम वो निकाल रहे हैं। बात समझ में आई। हम पूरे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस नहीं निकाल रहे। पूरे स्पेस का अभी तक कहीं पर यूज किया है क्या हमने? एक डाइस है उसको 6 बार रोल किया, 10 बार रोल किया, तो हमने कहीं निकाला 2 टू दी पावर 10? नहीं निकाला ना बेटा। कहीं सैंपल स्पेस ऐसे हमारा 2 टू दी पावर 10, लेकिन हमने वहां बोला 6 हो जब ट्वाइस, तो हमने 6 निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली ना। हमने टोटल सैंपल स्पेस नहीं निकाला। टोटल निकालोगे तो फिर सिंपल प्रोबेबिलिटी से ही कर लो भाई, फिर आपको ये वाला बाइनोमियल क्यों लगाना है? समझो ना बात को, ठीक है ना। यस यस यस, गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, क्वेश्चन अच्छा है, केमिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक्स फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 1/2, y takes integer value 1 and 2 with equal probability, then the probability that x equal to y is। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, ट्राई कर सकते हैं क्या? अरे सॉल्व नहीं कर सकते, ट्राई कर सकते हैं क्या? करो बेटा, करो ट्राई, मस्त क्वेश्चन है ये। अगर ये सॉल्व कर लिया तो मतलब बाइनोमियल के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करिए और जल्दी से आंसर बताइए। यस यस यस, ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, ट्राई करो ना, ट्राई करो बेटा। एक्स एंड वाई आर द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आपको n की वैल्यू दे दी गई है 5, p की वैल्यू दे दी गई है 1/2, ठीक है। सॉल्व करिए। y टेक्स इंटीजर वैल्यू 1 एंड 2, ये आपको रैंडम वेरिएबल दे दिया गया है। एक बार y को 1 ले लो, एक बार y को 2 ले लो। p की वैल्यू आपको 1/2 दिया है, n की वैल्यू आपको 5 दिया है। क्या प्रॉब्लम बची? सॉल्व कर लो। आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी होगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? मैं समझाऊं? अरे कितनी गलत बात है ना, आपकी स्ट्रेंथ जो है। अब बताओ, आप लोग बताओ, आपको लगता है कि इस स्ट्रेंथ के साथ अगला टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए? है ना, कितनी गलत बात है। सिर्फ बस कुछ बच्चों की चाहत है पढ़ना, बेटा ऐसे में कैसे मैं पढ़ा पाऊंगा, है ना। आप खुद सोचो। चलिए देखिएगा, मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको जब सॉल्व हो जाएगा ना आपको बड़ा मजा आएगा। आपको लगेगा यार मैं क्यों नहीं समझ पाया इस क्वेश्चन को, सिर्फ लैंग्वेज को ना चेंज कर दिया है। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। एक्स फॉलोज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल टू 5, आपको दे दिया गया है एक्सपेरिमेंट n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 1/2। जब बेटा p 1/2 है तो मुझे तो q कितना होगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, y टेक्स इंटीजर वैल्यू 1 एंड 2, y की वैल्यू 1 एंड 2 है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। अच्छा ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू y इज। तो बेटा ये क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी px इक्वल टू py।
और पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए एक्स की कितनी होगी। तो एक्स की निकालने के लिए पहले वाई की निकाल लो, तो पी वाई निकाल दो। तो पी वाई इक्वल टू, वाई की दो वैल्यू दिए हैं क्या, वाई टेक्स इंटीजर वैल्यू 1 and 2, तो मतलब जब y की रैंडम वैल्यू दे दिया 1 and 2, तो y प्रोबेबिलिटी ऑफ y वो क्या हो जाएगा, p y इक्वल टू 1 प्लस p y इक्वल टू 2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो कितने n, तो 5 c1, p कितना है 1/2, तो 1/2 टू द पावर 1 और q भी 1/2, 1/2 टू द पावर n माइनस r, तो 5 - 1 4 प्लस पी वाई इक्वल टू 2, तो 5 एन सी आर की वैल्यू 2, 1 पी टू द पावर आर, तो ये हो गया 2, क्यू टू द पावर 1/2 टू द पावर एन माइनस आर, तो 5 - 2 कितना हो गया 3। सॉल्व करो जरा। 5c1 ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, 1/2 टू द पावर 1, 1/2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5 प्लस 5c2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 - 2, तो फैक्टोरियल 3, 1/2 टू द पावर 2, 1/2 टू द पावर 3, तो ये 1/2 टू द पावर 5 इक्वल टू, ये दोनों में 1/2 टू द पावर 5 कॉमन है, 1/2 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 1/32, तो 1/32 हमने कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचा, फैक्टोरियल 5, तो ये इसको लिख दो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, ये ओवरऑल क्या बचेगा 5 प्लस यहां पर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 5 को लिख दो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा 2, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो ये क्या आ गया 10, तो आंसर क्या आ गया 15/32। कोई देखो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 15/32, ये लो पी वाई निकाल लिया और देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो पी एक्स इक्वल टू पी वाई बोल रहा था और पी एक्स आपसे पूछ रहा था, तो हमारा क्या गया, पी वाई निकाल लिया और पी एक्स उसके इक्वल है, तो पी एक्स भी कितना हो जाएगा 15/32 आंसर। क्या कहते हो बेटा, आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया, क्या था क्वेश्चन में, सिर्फ लैंग्वेज को तोड़ मड़ोड़ के लिख दी है, एक्स की जगह एक और वाई इंक्लूड कर लिया है। अगर सिंपल सा बोलता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की इक्वल है और वाई की रैंडम वेरिएबल 1 और 2 है, इवेंट 5 है और जहां पर p 1/2 q 1/2 है, तो आप तुरंत निकाल देते हैं। उसने इवेंट को थोड़ा सा घुमाया जबरदस्ती का, है ना, ये आईआईटी कानपुर की पहचान है, ऐसे घुमाता है वो, तो उसने कुछ थोड़ा सा पहले घुमाया और घुमाने के बाद में एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल दिए, वाई की प्रोबेबिलिटी के लिए रैंडम वेरिएबल दे दिया और कह दिया एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो बताइए क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए, कर पाएंगे क्या बेटा, कर पाएंगे बच्चा, इजीली कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, टाइम क्या हुआ, टाइम तो हो गया काफी, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा, इन अ बॉक्स देयर आर 5 ग्रीन बॉल एंड 10 ब्लू बॉल। ये जस्ट अभी का क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले, शायद 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग करके देखो कि अगर 2020 में आप पेपर दे रहे होते, केमिकल इंजीनियरिंग का ही है, जितने भी क्वेश्चन कराए अभी सब केमिकल इंजीनियरिंग के पीवाईक्यू हैं, आप कर पाते कि नहीं कर पाते, जरा पढ़ो। इन अ बॉक्स देयर आर 5 ग्रीन बॉल्स एंड 10 ब्लू बॉल्स, ए पर्सन पिक्स 6 बॉल रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज पिक्ड 4 ग्रीन बॉल एंड 2 ब्लू बॉल। अरे यार 5 ग्रीन में से कितने, 4 ग्रीन को चूज कर लो और 10 ब्लू में से 2 ब्लू को चेक कर लो और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल दो। चलो कर लो बेटा, करो जल्दी से और मुझे आंसर बताओ। यस यस यस, जल्दी से करो, करके मुझे आंसर बताओ क्या हो जाएगा बेटा। यहां पर बाइनोमियल नहीं लगना, यहां पर बाइनोमियल नहीं लगना, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें कॉम्बिनेशन बना के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टोटल 5 ग्रीन 10 बॉल है, 15 बॉल में से 4 + 2 निकालनी है, तो 15 C 4 + 2 6 अपॉन ये 5 ग्रीन में 4, तो 5C 4 इंटू
10 ब्लू में से 2 तो 10C2 आंसर। ठीक है, हो जाएगा बच्चा। ये वाला क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूं, ये बाई मिस्टेक यहां पर आ गया। ये बाइनोमियल का क्वेश्चन नहीं है, बाई मिस्टेक मुझसे आ गया। विश्वनाथ झा सर, इलेक्ट्रिकल के से भी क्वेश्चन कराइए प्लीज, मैं फर्स्ट डे से क्लास कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिकल से हूं। अच्छा, तो आपने आज तक बताया क्यों नहीं? चलो डन, अभी कल के दिन जो भी सेशन लेंगे ना, इलेक्ट्रिकल के बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। डन। नेक्स्ट क्लास जब होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, इलेक्ट्रिकल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अब यार आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? डन मेरी साइड से। कल ही के दिन मैं आपको करवाता हूं इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन। देखो बेटा, मुझे तो प्रैक्टिस कराने से मतलब है। और ये किसने बोला कि ये इलेक्ट्रिकल का है तो सीएस में नहीं आ सकता, सीएस का है तो सीएच में नहीं आ सकता, सीएच का है तो एमई में नहीं आ सकता, एमई का है तो ईसी में नहीं आ सकता? ये किसने बोला? मैथ सब कॉमन है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है ना? चलिए, तो आराम से कर लेंगे आप, हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये शायद सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है 90 सीरीज का, शायद 1996 का क्वेश्चन है ये शायद, लेकिन ये कंफर्म है पीवाई की और शायद सिविल का ही है। ठीक है, चलो जरा क्वेश्चन करो। ए बॉक्स कंटेन्स 10 स्क्रू, 3 ऑफ व्हिच आर डिफेक्टिव, 2 स्क्रू आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ 2 स्क्रू आर डिफेक्टिव विल बी। कैसे करें, कैसे करें? कोई बताओ यार, कोई हेल्प करो मेरी, कोई हेल्प करो, सॉल्व करके बताओ कैसे करें। निकाल सकते हैं क्या? सॉल्व करिए। टोटल बेटा 10 स्क्रू हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रू 3 है, और आपको क्या बोल रहा है? 2 स्क्रू चूज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ 2 स्क्रू आर इज डिफेक्टिव, नन ऑफ 2 स्क्रू आर डिफेक्टिव, तो आप निकाल दो। क्या कह रहा है? नन ऑफ 2, मतलब डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी कितने? नन ऑफ 2, एक भी डिफेक्टिव ना हो। मतलब रैंडम वेरिएबल कितना हो गया? रैंडम वेरिएबल कितना हो गया? 0। बात समझ में आई? 2 स्क्रू आपने चूज किए, उन दोनों में से 0 डिफेक्टिव हो, मतलब नन ऑफ 2 आर डिफेक्टिव, उन दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव ना हो, तो आप प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे? डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास टोटल 10 स्क्रू थे, उन 10 में से 3 डिफेक्टिव थे, तो डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे 7 डिफेक्टिव नहीं होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/10। ठीक है, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो हो जाएगा 3/10। तो इस बार P क्या होगा? P होगा बेटा 7/10, और Q क्या होगा? Q होगा बेटा 3/10। N कितना होगा? R कितना होगा? चलो बताओ, और बाइनोमियल लगा के सॉल्व करो, बाइनोमियल लगा के सॉल्व करो, करो जल्दी से। 49%? मैं सॉल्व करके ही निकाल पाऊंगा बेटा, ऐसे तो नहीं पता मुझे। क्या होगा भाई? सीएस के ही करा दूंगा। आप लोग प्रेजेंट रहो यार, जान मांग लो, मैं जान निकाल के दे दूंगा, लेकिन जब बच्चे होशियारी दिखाते हैं, नहीं नहीं सर मैं रिकॉर्डेड करूंगा, है ना, मेरा 10 मिनट 15 मिनट बच जाएगा, सोचते हैं ना ऐसे ही बहुत सारे बच्चे। जब दिमाग लगाते हैं कि नहीं सर मैं जब मन होगा तब करूंगा, तो फिर यार हमें भी लगता है कि फिर मेरा भी जब मन होगा तब पढ़ाऊंगा, है ना। तो आप लोग लाइव रहो यार, जो मांगना है वो मांगो, मैं वो प्रोवाइड करूंगा। अब सोचो, मैं बताया था आपको कॉन्टिन्यू प्लस की क्लास है मेरी, 6:15 से स्टार्ट होती है, 8:30 8:35 ऐसे एंड होती है। जल्दी जल्दी फिर डिनर करना स्टार्ट करता हूँ, है ना। फिर इसके बाद ये क्लास स्टार्ट करनी है, तो इसका क्लास रेडी किया। फिर जैसे ये क्लास ओवर होती है वैसे मेरी स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो कि फिर 12:30 पे एंड होती है, 12:20 12:25। तो देखो कंटिन्यू मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो बीच में रेस्ट ले सकता हूँ ना, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और कोई कंपल्सन नहीं है मेरे ऊपर,
उसके बाद भी पढ़ा रहा हूं, तो सोचो ना यार, आप लोगों को भी थोड़ा सा तो एफर्ट देना पड़ेगा ना। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करें, सी ही आएगा। चलो देख लेते हैं। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, शायद किसी को नहीं समझ में आया हो। क्या बोला है? ए बॉक्स कंटेन 10 स्क्रू, 3 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। तो टोटल स्क्रू कितने हैं? टोटल स्क्रूज कितने हैं? 10। डिफेक्टिव कितने हैं? 3। नॉन डिफेक्टिव कितने हुए? 7। ठीक है। 2 स्क्रू आर ड्रॉन एट रैंडम। कितने स्क्रू पिक कर रहे हैं? 2। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, पहले एक पिक किया, रख दिया, फिर एक पिक किया, कोई फर्क नहीं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ 2 स्क्रू, नन, नन मतलब 0, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0, ऑफ 2 स्क्रू इज डिफेक्टिव, मतलब नन, कोई भी स्क्रू डिफेक्टिव ना हो, मतलब 2 में से कोई भी स्क्रू डिफेक्टिव ना हो। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी पड़ेगी? डिफेक्टिव ना होने की। डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/10। और क्यू क्या हो जाएगा? 1 - 7/10। फार्मूला क्या हो जाएगा? P x = 0, कितना? NCR, 2 स्क्रू निकाले, उसमें 0 डिफेक्टिव हो, 2CR, P टू दी पावर, P क्या है? 7/10 टू दी पावर R, Q टू दी पावर 7, 1 - 7/10 कितना हो जाएगा? 3/10। तो 3/10 टू दी पावर n - R, 2 - 0 कितना हो जाएगा? 2। सॉल्व कर लेते हैं। 2C0 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू 2 - 0, तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था क्या? 2C0, अच्छा ये नहीं बताया था। चलो, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। 7/10 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और ये क्या हो गया? 3 3 जा 9/10 10 जा 100। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये कैंसिल हो गया, 1 1 × 1 × 9/10, तो कितना आ गया? 9/100। और अगर परसेंट में पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है क्या? जरा बताओ कहां गलत हो रहा है? कहीं कुछ गलत हो रहा है, बताना जरा कहां गलत हो रहा है। सर एन की वैल्यू, आर की वैल्यू समझ नहीं आई। मैं भी समझा दूंगा, मैं भी समझा दूंगा, कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ये तो ये गलत कहां हो रहा है? सेवन बाई टेन की पावर 2 होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ए बॉक्स कंटेन्स 10 screws, 3 of which are defective, 2 screws are drawn at random with replacement. The probability that none of 2 screws is defective. यस, यस, ठीक है। समझो, समझो क्या मिस्टेक हो गई, मैं पूरा आपको एक बार फिर समझा देता हूं, सुनिएगा। ए बॉक्स कंटेन्स 10 स्क्रू, टोटल हमारे पास स्क्रू कितने हैं? 10, 3 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। ठीक है, टोटल स्क्रू इक्वल टू 10, 3 ऑफ विच आर डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव स्क्रू कितने हैं? 3। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? नॉन डिफेक्टिव कितने हैं मैं ये भी बताऊंगा, मिस्टेक क्या हुई? 7। ठीक है, 2 स्क्रू आर ड्रॉन एट रैंडम, हमने 2 स्क्रू को वहां से पिक किया विद रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ 2 स्क्रू इज डिफेक्टिव। जब हमने बोल दिया नन ऑफ 2 स्क्रू इज डिफेक्टिव, हम नन और आर की वैल्यू 0 ले रहे हैं ना। आर की वैल्यू 0 मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस होने की, मतलब वो डिफेक्टिव होने की निकालनी है, हमने उल्टी निकाल दी, है ना। तो अब जो हम ये नन ले रहे हैं, नन का मतलब अब सुनना, 2 स्क्रू आर ड्रॉन एट रैंडम, तो हम
मतलब हमारे पास बेटा एक बैग है, एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे पास 10 स्क्रू हैं, उनमें से 3 डिफेक्टिव है, 7 नॉन डिफेक्टिव हैं। हमने एक स्क्रू निकाला, वापस रख दिया, दूसरा स्क्रू निकाला, और हमने बोला कि जो 2 बार हमने 2 अलग अलग स्क्रू निकाले हैं उन दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव ना हो। तो कोई भी डिफेक्टिव ना हो, कितनी बार निकाला? 2 बार। एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया है? n इक्वल टू 2 टाइम्स। कितनी बार किया है? n इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, अब जब 2 बार हम लोगों ने निकाला, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि जो दोनों बार निकाला, दोनों बार वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0, मतलब वो डिफेक्टिव ना हो। तो हमारा r की वैल्यू रैंडम वेरिएबल कितना हो गया? 0। r की वैल्यू रैंडम वेरिएबल कितना हो गया? 0। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10। 3/10। डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/10। ऐसा हो गया क्या? अब एनसीआर, तो पी एक्स इक्वल टू 0, एनसीआर 2c0 p टू द पावर 3/10, ठीक है, 3/10 टू द पावर 0 q 7/10 टू द पावर n माइनस r 2 माइनस 0 2। ये कितना हो गया? 2c0, ये हो गया 1, किसी की पावर 0 1, और ये 7 7 जा 49/10 10 जा 100, कितना आ गया? 0.49। अच्छा, अगर हम सिंपल तरीके से निकालें, क्या बोल रहा है? दी प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ 2 स्क्रू आर डिफेक्टिव, मतलब बेटा जब हम पहली बार उसको निकालें तो डिफेक्टिव ना हो। टोटल हमारे पास 10 स्क्रू हैं और नॉन डिफेक्टिव 7 है, तो इस 7 में से कोई एक स्क्रू होना चाहिए, तो डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 7/10, और फिर उसको वापस रख दिया, और फिर एक स्क्रू निकाला, उसके डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी, जब वापस रख दिया तो वापस से नॉन डिफेक्टिव 7, टोटल 10, फिर से निकाला तो डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी 7/10, कितना हो गया? 49/100। आंसर क्या आ गया? 0.49। बात समझ में आई? दोनों सही है क्या? ठीक है। अगर हमारा पूछता कि एक निकाला फिर इसके बाद दूसरा निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां पर क्या बोल रहा है? विद रिप्लेसमेंट। अगर विदाउट बोलता तो पहले 7/10 और फिर 6/9 जो भी आ जाता सॉल्व होके, ये विद रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? हाँ, हम बेटा आर की वैल्यू 0 ले रहे थे और उसके बाद इसकी वैल्यू उल्टा कर दिए थे, दो चीजें एक साथ कर दी थी, इसलिए वो गलत हो गया था, है ना। वैसे तुरंत समझ में आया मुझे कि यार कुछ मिस्टेक हो गई, है ना। चलो, ऐसे ही किए थे सर, सिंपल से भी लग जाएगा। अरे हो गया भाई, हो गया, सिंपल से भी हो गया। चलो, इतना हो गया। अब बाइनोमियल थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई। एन क्या है, आर क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, फार्मूला क्या है, फैक्टोरियल क्या है, और इसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं। और बाकी जो आपको बाइनोमियल फील करना है तो उसके लिए कल ज्वाइन करना 9:30 PM स्पेशल क्लास में। डायरेक्ट मेरी स्पेशल क्लास में आके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं बेटा आपको आज नाइट की क्लास में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज्वाइन करना। और कल मैं पहले आप लोगों को बाइनोमियल और पॉइजन के और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, इलेक्ट्रिकल के, CS के, ठीक है, केमिकल के। 3 ब्रांच के बच्चे हैं ना, तीनों ब्रांच के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। केमिकल के तो हो गए, बाइनोमियल के हो गए, पॉइजन का भी अभी हो जाएगा, है ना। तो बाकी अदर ब्रांच के मैं कल आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, कम से कम 15 के आसपास। और फिर मुझे बताइए कि बाइनोमियल और पॉइजन समझ में आ गई, देन फिर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव करेंगे परसों, है ना। मतलब कि थर्सडे को हमारा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का रहेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पढ़ाऊंगा, 1 से 1.5 घंटे पूरा पढ़ाने में लग जाएगा, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे फिर से स्पेशल क्लास में फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, इलेक्ट्रिकल के, CS के, केमिकल के, और नीट पढ़ी तो फिर सिविल मैकेनिकल के भी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्ट करें। 46.66 ये क्या आ रहा है? अच्छा, वो सॉल्व करके, ठीक है ठीक है, निकाल देना, आप निकाल लेना। ओके, तो फिर अब हम बात करते हैं बेटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? यस सर, रेडी। हेडिंग डाल दो, फिर हेडिंग डाल दो, फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डाल दीजिए बेटा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।
डन 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 डन, यस यस यस, ठीक है। हेडिंग डाल दो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? सभी का आ गया था ना, सभी का आ गया था, किसी को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, है ना? बाइनोमियल थ्योरम को सुपर फॉर्म में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। हमें समझ में आ गया बाइनोमियल क्या होता है, जहां पर सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा हो, जहां पर इवेंट, और क्या सर सिंपल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप सिंपल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हो, अगर आप उसके सैंपल स्पेस काउंट कर पाओ, ठीक है। बहुत सारे हैं सर, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, जो सिंपल प्रोबेबिलिटी से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बाइनोमियल से कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल आपके सामने जो था, ठीक है, सिंपल 7/10, 7/10 कितना आसान था, लेकिन हमने बाइनोमियल से करके टफ बना दिया। लेकिन हमें सब तरह के मेथड आने चाहिए, कहां पर क्या यूज करना है, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी भी पता हो, हमारे पास एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पता हो, हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता हो, हमें कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पता हो, हमें बायस थ्योरम पता हो, और इसके अलावा जो भी हम लोग थ्योरम अप्लाई करते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल बताया, जितने भी आपको तरीके बताए वो सब आपको आते हो। अगर इतनी सारी चीजें आपको आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी प्रोबेबिलिटी में फंस सकते। और फिर इसके बाद जब ये सारे प्रिंसिपल आप फेल हो जाएं तो फिर बहुत बार हमारा बाइनोमियल थ्योरम काम करता है, और वहां से इजीली हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। लेकिन बाइनोमियल कब लगेगी, पॉइजन कब लगेगी, नॉर्मल कब लगेगी, ये आप एकदम से क्वेश्चन देख के नहीं फील कर सकते। इसके तरीके होते हैं। मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, जब आपको एक कोई एक्सपेरिमेंट दे दे और उस एक्सपेरिमेंट को एक नहीं कई बार कर रहे हो, एक डाइस को एक बार नहीं 10 बार थ्रो कर रहे हो, डाइस थ्रो करना इज द एक्सपेरिमेंट, बट उसको 10 टाइम थ्रो करना, तो ये हमारा बाइनोमियल अपने आप बता दिया, ये बाइनोमियल है। मैं आपको फील करना सिखा रहा हूं, है ना, मैं आपको फील करना सिखा रहा हूं कि कैसे आप करेंगे। सेकंड, मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दे और उस एक्सपेरिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी हो उसको बहुत ज्यादा कर दे, फिर उसमें आपसे कुछ ऐसा सक्सेस या अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, हमेशा आप वहां पर बाइनोमियल लगा के सॉल्व करिए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सर आप कैसे पहचान जाते हैं कि ये कोई बाइनोमियल से सॉल्व होगा या पॉइजन से? अभी तो बाइनोमियल बस पढ़े हो, पॉइजन नॉर्मल पढ़ो, फिर और कंफ्यूजन होगा। तो सर ये कैसे डिसाइड करेंगे? मैं आपको एक सिंपल तरीके बताऊंगा। वो कब? अभी यहां पर नहीं, आपको नॉर्मल भी पढ़ा दूं, इसके बाद कल आपका स्पेशल क्लास, परसों यूट्यूब का नॉर्मल क्लास, उसके नेक्स्ट डे जो मेरी स्पेशल क्लास होगी मैं सभी के कंबाइंड क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। या कल स्पेशल क्लास में जब पॉइजन पढ़ाऊंगा और बाइनोमियल दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको फील कराऊंगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आप सबसे पहले आपके मुंह से ये निकलेगा सर इसको इस मेथड से सॉल्व करना है, और फिर इसके बाद 2-3 आपको 2 सेशन और करवा दूं प्रोबेबिलिटी के, सारे प्रोबेबिलिटी के मिक्सअप क्वेश्चन का, जिसमें आप क्वेश्चन देखो और आप खुद बताओ सर इसको सिंपल से कर लें, इसको सर कंडीशनल से कर लें, इसको सर बायस थ्योरम से कर लें, इसको सर इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कर लें, सर इसको हम लोग कॉम्बिनेशन से कर लें, सर इसको बाइनोमियल से कर लें, पॉइजन से कर लें, नॉर्मल से कर लें। जब आप इस तरह से क्वेश्चन पढ़ के बोल पाओ ना, तब हमें समझ में आए कि भाई आपको मुझसे पढ़ के फायदा मिला और आपको वो कॉन्फिडेंस आया। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, बस उसके लिए आपको हर क्लास फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। ये नहीं होगा कि ठीक है सर हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे तो बाद में फिर आ जाएगा, है ना। पहले इस बार गेट में गलत कर देना, अगली बार गलत होगा तो फिर बाद में पेपर आने के बाद जब मैं सलूशन बताऊंगा तब आ जाएगा, है ना। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। अगर आप बात के चक्कर में पड़े हो तो आपको बात का ही फल मिलेगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहां अप्लाई करते हैं समझना, जहां पर आपको कभी भी एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस बोल दें, जैसे बोल दें कि कोई एक बंदा कॉन्टिन्यूसली बैंक जाता है और उसके वीक में कंटिन्यू बैंक जाता है, तो एक पर्टिकुलर डे में एवरेज नंबर ऑफ बैंक जाने की उसकी जो नंबर है वो 5 टाइम्स है। अब आपसे पूछ ले, बताइए किसी पर्टिकुलर डे वो 8 टाइम्स बैंक गया हो, या उस पर्टिकुलर डे वो 2 टाइम्स बैंक गया हो, या फिर जैसे एक एग्जांपल और मैं देता हूं कि मान लीजिए
किसी आतंकवादी द्वारा इंडिया में बम फोड़ने की प्रोबेबिलिटी दे दे कि अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में टोटल 230 बम फोड़े गए, और आपको कोई डेट बोल दे कि एक एवरेज इतना है, और आप बताइए कि 20 जुलाई को कितने बम फोड़े गए, या 20 जुलाई को सिर्फ 2 बम फोड़े जाने की प्रोबेबिलिटी बता दो, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, मतलब कहीं पर एक एवरेज वैल्यू दे देता है, कहीं पर एक एवरेज वैल्यू दे देता है, और किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, किसी पर्टिकुलर टाइम आवर्स में, टाइम मतलब डे में, किसी ईयर में आपसे कुछ होने की प्रोबेबिलिटी, जैसे आपको बोले कि लास्ट 10 ईयर में हमारे इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, है ना, आतंकवादियों के मरने की संख्या इतनी थी। बताओ 15 अगस्त को एक भी वहां पर कोई ऐसा केस ना हुआ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले। जैसे इंडिया में एयरक्राफ्ट के क्रैश करने की प्रोबेबिलिटी आपको बोले कि एक साल में 365 दिन में या 2021 में टोटल नंबर ऑफ क्रैश एयरक्राफ्ट जो थे वो आपके कितने थे, मान लीजिए 25 थे। अब बताइए मार्च के मंथ में एक भी क्रैश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसा पूछ ले आपसे। तो जहां पर भी, मेरी बात समझना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर अप्लाई होता है जहां पर आपको एक एवरेज नंबर ऑफ डेटा देकर किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसके होने की प्रोबेबिलिटी पूछता है, या उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछता है। बात समझ में आई? अभी नहीं समझ में आया होगा पूरी तरह, लेकिन कुछ कि अच्छा इस टाइप का कुछ एक माइंड मेकअप बन रहा है क्या, कि अच्छा इस टाइप का कुछ ऐसा होता होगा, कुछ ऐसा मन में आ रहा है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। अच्छा हाँ, बस मैंने ये बताओ लास्ट क्लास में मीन और वेरिएंस बता दिया था क्या? मैं वो याद नहीं आ रहा कि मैंने बाइनोमियल का बता दिया है कि नहीं। बाइनोमियल का बेटा अगर नहीं बताया तो नोट कर लेना, शायद लास्ट में बता दिया था, याद आ गया। नहीं बताया तो नोट कर लेना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर कभी मीन पूछे तो मीन होता है n इंटू पी, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और वेरिएंस होता है NPQ। ठीक है, बस इतना याद रखना, बताया था ना, NP और NPQ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अब समझिएगा, अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक रैंडम वेरिएबल के लिए, सुनना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक रैंडम वेरिएबल के लिए किसी एवरेज बेसिस पर या एवरेज डेटा पर हम लोग हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की कंडीशन या प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। अब इसका किसी को फार्मूला पता है क्या? सिग्मा स्क्वायर। हाँ 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 ठीक है, मैं बता दिया था। इसका किसी को फार्मूला पता है क्या? m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r। किसी को फार्मूला पता है इसका? चलो मैं फार्मूला लिखता हूं और 1 बाय 1 यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x रैंडम वेरिएबल फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? m टू द पावर r, ये r क्या है? x इक्वल टू r जो रैंडम वेरिएबल होगा, इनटू e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r। सर ये समझ में नहीं आया, ये m क्या है? m इज द मीन। मीन क्या है? n इंटू पी। m क्या है? मीन। मीन क्या है? n इंटू पी। जैसे कहीं पर आपको एवरेज डेटा दे दे या एवरेज निकालने के लिए बोल दे, और या फिर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दे, तो मीन हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो m क्या है? m इज द मीन, मीन इज द n इंटू पी। ये r क्या है? r है बेटा रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। ई क्या है? अरे ई की वही जो वैल्यू कांस्टेंट होती है 2.7 समथिंग। एम क्या है? मीन। आर क्या है? रैंडम। सर दो ही चीजें इसमें अननोन है क्या? आर और एम, बस बेटा दो ही चीजें पता है। तो एम क्या है? मीन अकरेंस। मीन अकरेंस है ना, जैसे आपको बोले कि कहीं पर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इतने क्रैश हो रहे हैं,
है ना, एक दिन में 7 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए तो पर्टिकुलर 1 घंटे में क्रैश होने वाले एयरक्राफ्ट की नंबर कितना होगा, इस तरह से तो हम एवरेज निकाल सकते हैं ना, हम एवरेज हमारा एम क्या है, ये एवरेज वैल्यू निकालना, एम की वैल्यू निकालना। तो क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करके हमें एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ये एम क्या है। फिर आर, अब वहां पर हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी इतनी बार ऐसा हो जाए वो कुछ आपको दे देगा, वो आपको आर, और ये फार्मूला आपको याद रखना है, इतना नोट कर लो, है ना। आपको क्वेश्चन देख के बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा, है ना। आपको लगेगा अच्छा, अभी लग रहा होगा ये क्या है, ये क्या दिया है, इतना डीप में सोचने नहीं क्या दिया है क्या नहीं दिया। मैंने आपको बोला ये फार्मूला होता है, याद करना है, m टू द पावर r, अब e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r, बस इतना याद रखना है। और यहां से देखना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चन आप इजी वे में कैलकुलेट कर पाओगे। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, m इक्वल टू मीन इक्वल टू np, ठीक। अब अगर आपको किसी को डाउट हो सर ये n क्या होता है, ये n है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रायल, है ना, ट्रायल्स। और p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और मैं थ्योरी पर नहीं, मैं न्यूमेरिकल पर बिलीव करता हूं कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। आर क्या है, रैंडम वेरिएबल, जिसको बोलते हैं सक्सेस ट्रायल, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल्स। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वहां से समझते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यस, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। शायद आता है सब कुछ, सही है, सही है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक पॉइंट और लिख लेना, जो बेटा मीन होता है वही वेरिएंस होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एन इंटू पी। जबकि जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, बाइनोमियल मीन था एनपी और वेरिएंस था एनपीक्यू, यहां पर मीन और वेरिएंस सेम होता है, वो एनपी ही होता है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, ये लो क्वेश्चन देखो, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई पी आर इक्वल टू, यार रुक जाओ अभी, इसको अभी नहीं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दूं, क्योंकि ये जो फार्मूला दिया है उसके बेसिस पे दिया है, ठीक है। तो अभी एक बार मैं पहले सॉल्व करवा दूं, तब ये वाला सॉल्व हो पाएगा। ये केमिकल इंजीनियरिंग का पीवाईक्यू है, लेकिन मैंने देखा नहीं, बस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देख के क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। लेकिन जो ये इक्वेशन दी हुई है ये अभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, अभी थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ले फिर करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो और आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो और आंसर बताओ। ए ट्रैफिक ऑफिसर imposes on an average 5 number of penalties daily। अब देखो ये बोल दिया एवरेज 5 नंबर ऑफ पेनाल्टी डेली ऑन ट्रैफिक वायलेटर्स। पढ़ो क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन को, और फिर आंसर करने का ट्राई करो। Assume that the number of penalties on different days is independent, है ना। किसी दिन 5 पेनाल्टी, किसी दिन 6, किसी दिन 4, किसी दिन 0, किसी दिन 7, किसी दिन 8, ऐसा अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। एंड फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी लेस देन 4 पेनाल्टी इन अ डे इज। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बोलो है आसान कि नहीं है, आसान है कि नहीं। इसने खुद बोल दिया ए ट्रैफिक ऑफिसर इंपोजेज एन एवरेज 5 नंबर ऑफ पेनाल्टी डेली, मतलब एम एवरेज वैल्यू दे दिया 5। क्या बोल रहा है, assume that the number of penalty on the different days independent and follows Poisson distribution, the probability that there will be less than 4 penalty in a day।
ये आपको आर की वैल्यू दे दिया, ठीक है, विल बी लेस देन 4, तो मतलब आर की वैल्यू लेस देन 4 और इक्वल टू तो नहीं है, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी लेस देन 4 पेनल्टी इन अ डे, तो लेस देन 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू लेस देन 4 का मतलब क्या हो गया 3 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, या एक भी पेनाल्टी ना हो, या एक पेनाल्टी हो, या 2 पेनाल्टी हो, या 3 पेनाल्टी हो, तो लेस देन 4 होगा। या फिर हम इसको ऐसा कर दें इक्वल टू 1 माइनस, या तो हमारा x इक्वल टू 4 पेनाल्टी हो, और या फिर माइनस x इक्वल टू 5 पेनाल्टी हो। अरे टोटल तो एवरेज 5 ही है ना, तो या तो 3 2 1 0, या फिर 1 माइनस 4 और 5, चाहे आप इससे सॉल्व कर लो चाहे इससे सॉल्व कर लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। चलो इससे सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा m टू द पावर r, m टू द पावर r, तो क्या हो जाएगा m क्या है 5, तो 5 टू द पावर r की वैल्यू कितनी है 4 इंटू e टू द पावर माइनस m, तो e टू द पावर माइनस m की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल 4 माइनस पी एक्स इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5 e टू द पावर माइनस 5 अपॉन 4 टू द पावर वो सॉरी फैक्टोरियल 5। सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए बेटा और आंसर निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5, e टू द पावर माइनस 5 कॉमन है, ठीक है, यहां पर क्या बचेगा 5 टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो सॉल्व कर लो, ये क्या बचा 5 टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो यहां पर बचा बेटा 5 टू द पावर 4, सॉल्व कर लो जो भी आएगा, सॉल्व कर लो जो भी आएगा, और सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर बताइएगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए फास्ट और आंसर बताइए, हो जाएगा। और ये मत सोचना कि ये टफ है ना, बस सिर्फ और सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन करने की नीड है, 5 के बाद ना जैसा 6 क्वेश्चन आएगा ना अपने आप फील आ जाएगा, अच्छा ये गिवन है, ये निकालना है, ऐसे करना है, ये पुट करना है, आंसर सीधे निकालेंगे आप। चलो ठीक है, आई होप सो कि आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। माइनस e टू द पावर माइनस 5 कॉमन ले लिया, ये बचा बेटा 5 टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस ये क्या हो गया 5 टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को लिख दो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी सेम बचेगा 5 टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, सेम आ गया, तो ये 2 टाइम्स कर दो, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द 5 टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 कितना होता है 4 इंटू 3 24, ठीक है, इंटू e टू द पावर कितना है -5। सॉल्व करो यार, और इतनी देर में क्या आंसर नहीं कर पाओगे आप, सॉल्व करिए, कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करो और आंसर बता दो, सॉल्व करो बच्चों और आंसर बता दो। 5 टू द पावर 4 625 इंटू 2 1250 डिवाइड बाई 24 52 पॉइंट समथिंग इंटू e टू द पावर -5 और 1 में माइनस कर दो और आंसर बता दो। 0.2650 सही है, सही है 0.2560
सर मैं अभी आईआईटी गुवाहाटी के हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ, ये सब आपकी वजह से हुआ, थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, सब आपकी मेहनत है। बस मैंने थोड़ा सा गाइडेंस दिया, आपने प्रॉपर फॉलो किया, तो वो सारे बच्चे आज या तो किसी पीएसयू में, बीआरसी में, एनपीसीआईएल में और आईआईटी में पहुंच गए हैं। अच्छा, वहां पर पहुंचने के दो रीजन हैं। पहला रीजन नो डाउट आपकी मेहनत है, दूसरा रीजन अब किसने कितनी मेहनत की वो उतना आगे निकल गया। मैंने गाइडेंस तो सबको एक जैसा ही दिया था, मैंने कोर्स भी सबको एक ही पढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ जो जितना आगे गया वो बेटा आप लोगों की ही मेहनत है, ठीक है। तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, जस्ट बस इतना कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे तक आप जाएंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे तक आप जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक, चलो तो अच्छा एक काम और करना, इसको भी सॉल्व करना जरा, इसको भी सॉल्व करना जरा, यहां से क्या वैल्यू आ रही है और एक बार चेक करके मुझे कल बताना क्लास में कि दोनों सेम आ रही है या नहीं आ रही, है ना। एक बार सॉल्व करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। किसी का 0.2650 आ रहा है, किसी का 0.654 आ रहा है, ये कैसे अलग अलग कैसे आ रहा है, ये आप चेक करिएगा कि क्यों अलग अलग आ रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर कल मैं सॉल्व करके बता दूंगा। सर सोचा नहीं था यूट्यूब से पढ़कर आईआईटी मिल जाएगा, अगेन थैंक यू गाइज। देख रहे हो यूट्यूब से पढ़ के, और ये मैं नहीं बोल रहा, बंदा खुद बोल रहा है ना। और जय, आप पता करिए आईटी खड़गपुर में मे बी नेक्स्ट ईयर आपको भी काम आए तो जय आपकी हेल्प करेंगे, है ना। तो आप खुद देखिए यूट्यूब से पढ़ के भी रैंक लाई जा सकती है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए थैंक यू जय, बस बेस्ट विशेज है बेटा मेरी आपके साथ, लाइफ में कुछ बेटर करना। गुवाहाटी में पहुंचे हो, कोर का प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है, तो अभी से ही गेट का अगर तैयारी कर रहे हो तो गेट देना, और फैब के बाद गेट होने के बाद ही लग जाना बेटा अपना नॉन कोर के प्लेसमेंट के लिए भी कुछ लैंग्वेज सीख लेना। और ऐसा नहीं लैंग्वेज सीख लोगे तो कोई लॉस है, लैंग्वेज सीख लेना, कुछ सॉफ्टवेयर मैटलैब है, एसपेन है, या अपने सीनियर से पूछ लेना वहां पर किस किस सॉफ्टवेयर में आपको वर्क कराते हैं, प्रोजेक्ट कराते, वो सीख लो, आपको बेनिफिट होगा प्रोजेक्ट में भी और आपको बेनिफिट होगा नॉन कोर में भी। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करो, है ना, थोड़ा सा आप अपने स्किल्स पे वर्क करिए, लैंग्वेज पे वर्क करिए, सॉफ्टवेयर स्किल्स पे वर्क करिए, और देखिए अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, बस अपना बेस्ट एफर्ट देते रहो, ठीक नहीं किया तो फॉलो कर लेना। और यहीं पर सेशन आज का एंड करेंगे, कल इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल स्पेशल क्लास में क्लास होगी जिसकी लिंक अभी मैं नाइट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटा कल के दिन 9:30 PM पर, और वहां से हम लोग बाइनोमियल और पॉइजन इन दोनों के पूरे क्वेश्चंस आपको करवा के ये दोनों फील कराऊंगा, देन फिर इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।